नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी संग्राम में राजनीतिक दलों ने तीसरे दौर के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के साथ साथ बैठकों का दौर भी जारी है। रणनीति पर नए सिरे से विचार हो रहा है। साथ ही 81 सीटों पर अब तक हुए मतदान के आधार पर पार्टियां जीत हार के समीकरण पर माथापच्ची भी कर रही हैं। महागठबंधन और एनडीए जीत के दावे कर रहा है तो चुनावी मैदान में जोर आजमा रहे दूसरे दल सत्ता की चाबी अपने हाथ में होने की बात भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो बाकी बचे 3 दौर के मतदान में बिहार की राजनीति अब और भी दिलचस्प हो चली है। इस बीच चुनाव आयोग भी सूबे का दौरा करके तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। पार्टियां आपत्तिजनक बयानों पर आयोग से सख्ती बरतने की मांग भी कर रही हैं। हालांकि ये भी बात उतनी ही सच है कि प्रचार में सभी पार्टियों की जानिब से विवादित बोल खूब बोले जा रहे हैं। चुनावी रण में पुराने खत भी उछाले जा रहे हैं। लोकतंत्र में बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ साथ बुनियादी मुद्दों पर भी बात होगी। हम आपको सीवान के मुद्दे और वहां के सियासी समीकरण भी दिखाएंगे। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन, बाकी बचे 3 दौर के मतदान की तैयारियों का लिया जायजा। चुनाव आयुक्त के साथ बैठक में राजनीतिक दलों ने रखे सुझाव। बीजेपी जेडीयू ने उठाया मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का मुद्दा। आपत्तिजनक बयानों पर एनसीपी की सख्ती की मांग। 5वें दौर के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान। 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। महागठबंधन और एनडीए में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज। नीतीश की पुरानी चिट्ठी पर बीजेपी ने लालू को घेरा, नीतीश ने भी दिया जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरे में चुनाव आयोग की टीम बिहार विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा दिलाया। बैठक में राजनीतिक दलों ने भी सुझाव रखे। पार्टियों ने दशहरा और दुर्गा पूजा के दौरान सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की अपील की। बीजेपी ने चुनाव में मतदान केंद्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर जोर दिया। वहीं जेडीयू ने राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों को परेशान किए जाने का मुद्दा भी उठाया। एनसीपी ने आपत्तिजनक बयानों पर फौरी रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के गृह सचिव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के साथ मतदान के दौरान सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही आयकर और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव के दौरान जब्त किए गए काले धन पर भी चर्चा की गई। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर में 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 15 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए गए। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। 5 नवंबर को 5वें दौर की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा। 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे। और अगले दौर के चुनाव प्रचार को लेकर कल पटना में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए घटक दलों के नेता मौजूद थे। बैठक में प्रचार की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। ये तय किया गया कि एनडीए के नेता विकास का मुद्दा लेकर ही जनता के सामने जाएंगे। बैठक खत्म होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ये लोग जो है, जो ठगबंधन है, जो लठबंधन चल रहा है, ये लोग जो है माहिर हैं जो है गलत र्यूमर फैलाने में। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन
सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू कभी भी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है और न ही उसे कभी भारी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार को सलाह देने के बजाय अपनी पार्टी और काम पर ध्यान देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रचार से वो घबरा गए हैं। सिर्फ लालू जी कभी तावीज दिखाते हैं, कभी जादू टोना की बात करते हैं, कभी कहते हैं कबूतर की हत्या कर देंगे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए अब बिहार में जंगल राज नहीं आने देगी। उन्होंने लालू प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता उन दिनों को भूल नहीं पाई जब बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। 5 साल के अंदर एक को साथ में लेकर चलेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पाटलिपुत्र में एक रैली में एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पार्टी में जगह दी जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए के सवाल का एक बार फिर जवाब देते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बिहार में आकर कहते हैं कि डीएनए में गड़बड़ी है। बीजेपी में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को जगह दी जा रही है। ये किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, बीजेपी का हाल। बीजेपी ने बिहार में जंगल राज के मुद्दे पर एक बार फिर जोर देते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा है। पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करीब 23 साल पुरानी चिट्ठी को सार्वजनिक करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि इस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और नौकरियों में एक जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दिए जाने का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस खत को विज्ञापन के तौर पर भी सूबे के प्रमुख अखबारों में छपवाया है। पटना सिटी के दीदारगंज में लालू यादव की एक सभा में नाराज आरजेडी कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता इतना नाराज हो गया था कि लालू प्रसाद के सामने ही शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगा। बताया जा रहा है कि मंच पर जगह नहीं मिलने से ये कार्यकर्ता नाराज हो गया। हालांकि बाद में बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। इस रैली में लालू प्रसाद ने आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया। और आइए तमाम और हलचलों पर बात करते हैं। पटना से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी। उनका रुख करेंगे। प्रणव, चुनाव आयोग के दौरे का दूसरा दिन है और तमाम पार्टियां भी अपना अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रख रही हैं। बाकी 3 दौर के लिए किस तरह की चुनौती और तैयारियों की तैयारी हो रही है? जी देखिए, पहले 2 चरण में जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की परिस्थितियां थी, वो बहुत ही विषम परिस्थितियां थी, जिसके बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए और जरूर राहत की सांस ली होगी चुनाव आयोग ने। लेकिन अब ये जो 3 चरण होंगे, इसमें अलग किस्म की चुनौती है। पहले अगर नक्सलवाद था और दूसरी तरह की समस्याएं थी, लेकिन इस बार जो धनबल है, बाहुबल है और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो ये जो 3 चरण है, इसके लिए भी किस तरह से आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है, किस तरह से खर्च पर नियंत्रण रखा जाएगा, और इसके अलावा जो राजनीतिक दल है जो एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही है और कई बार वो एक सीमा से आगे बढ़कर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, इन सब पर कैसे अंकुश लगाया जाए और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की हो, इन तमाम जो इंतजाम है, इसकी समीक्षा के लिए चुनाव आयोग इस तरह की बैठकें ले रहा है। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी 3 चरण भी पहले 2 चरण की तरह ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न होगा। प्रणव, इसके अलावा एक और हलचल रही। कल एनडीए की बैठक हुई और जो नेता उसमें शामिल हुए, अमित शाह ने ये बैठक ली, उसे देखकर क्या माना जाए रणनीति बदली गई और खास तौर से विवादित बोल को लेकर भी पेच कसे गए हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से मैसेज जा रहा है और खासतौर पर जो पूरा चुनाव, बिहार चुनाव में वो जातीय और सांप्रदायिक रंग
जिस तरह से देने की कोशिश हो रही है और खासतौर पर ये आरोप एनडीए के ऊपर लग रहे हैं कि वो एक तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश में, और इसको देखते हुए एक तरह से बीजेपी को खासतौर पर लग रहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े। और इस बैठक में भी इसी तरह की चर्चा हुई और बातचीत हुई कि विकास के मुद्दे पर और वो जो वादे जो कि बिहार की जनता के लिए किए जाएंगे उसका फोकस विकास रहेगा। और इसके अलावा जो जिन नेताओं के बोल इस तरह से आ रहे थे जो कि कहीं ना कहीं जिसको सांप्रदायिक नजर से देखा जा सकता है, उन नेताओं को भी एक तरह से हिदायत दी गई कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें और जितना भी चुनाव प्रचार हो उसके केंद्र में सिर्फ केंद्र सरकार की जो विकास से जुड़ी हुई जो योजना है उसको उन उपलब्धियों को आगे रखा जाए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक नेगेटिव एक जो छवि बन रही थी एनडीए के नेताओं की चुनाव प्रचार के दौरान, उसको एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह की बैठक और ऐसी हिदायत दी गई है। हर तरह से जोर लगा रही है बीजेपी एनडीए को जिताने को लेकर। 23 साल पुरानी चिट्ठी निकाली गई ये दिखाने के लिए कि नीतीश कुमार ने किस तरह से सवाल उठाए, लेकिन ये किस तरह से मदद करेगा ये इस तरह के विज्ञापन देना बीजेपी के लिए, क्योंकि फिर सवाल तो पासवान और नरेंद्र मोदी के गठजोड़ को लेकर भी उठते रहे। जी बिल्कुल, और हमने दिल्ली में भी देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तरह से विज्ञापनों की एक सीरीज निकाली थी बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान, और इसी तरह की एक स्ट्रेटेजी यहाँ भी बीजेपी बना रही है। अब इससे कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पहले 2 चरण में जिस तरह से चुनाव प्रचार था, जिस तरह से खुद को जनता के बीच में रखने की कोशिश थी, उससे बिल्कुल जुदा ये तरीके हैं और ये कितना फायदा देंगे ये तो चुनाव नतीजों के बाद सामने आएगा। आप मानते हैं कि कोसी और सीमांचल का जो इलाका है जिनमें अब चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल अलग तरीके से लेकर सभी पार्टी अपनी रणनीतियां तय कर रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि खासतौर पे इन इलाकों में जो खासतौर सीमांचल जो है वहां पर एमआईएम भी चुनाव मैदान में है और एक तरह से ये माना जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसमें बिखराव हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई दल हैं जो बिहार चुनाव में उतरे हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एमआईएम, बीएसपी समेत तमाम दल है, वाम दल भी हैं इसमें। लेकिन इसके पहले बिहार के चुनाव के नतीजों में देखा गया है कि इतना ज्यादा वजूद इन दलों का नहीं रहा है। कुछ एक सीटों पर ये हार जीत को प्रभावित जरूर कर सकते हैं, मगर एक बड़े पैमाने पर कोई ज्यादा असर हो ऐसा दिख नहीं रहा है। तो इन 3 चरण के चुनाव में जितनी भी सीटें वहां एक बार फिर महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सीवान के सियासी समीकरण। थिएटर का मुझे कोई शौक नहीं था और मैं जानता भी नहीं था कि थिएटर जैसी कोई चीज़ होती है। जब एक बार उसकी लत लगी तो ऐसी लगी कि अभी तक देखिए उसी के नशे में। कभी कभार ये सवाल मेरे दिमाग में भी आता है कि फिल्म क्यों बनाना चाहते हो यार, छोड़ो ना यार, और भी काम है, एक्टिंग भी कर सकते हो, वो कर लो। लेकिन उसका जवाब फिर मुझे यही मिलता है कि ये एक बीमारी है, इट्स अ सिकनेस जिसका इलाज है नहीं मेरे पास। हाय, मैं हूँ रजत कपूर, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में पोस्टर को लेकर एक बार फिर सियासी जंग अपने चरम पर है। पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के पोस्टर हटने के बाद अब पार्टी के प्रदेश नेताओं के पोस्टर जगह जगह लगने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है, जबकि बीजेपी ऐसी बातों से साफ इनकार कर रही है। एक तरफ शिकायत के बाद पटना एयरपोर्ट से पीएम और बीजेपी अध्यक्ष के पोस्टर हटे, तो दूसरी ओर जगह जगह पोस्टरों पर अब बीजेपी के स्थानीय चेहरे देखे जाने लगे हैं। अब ये दफातन हो या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा, राजनीतिक विरोधी चुटकी ले रहे हैं।
उन्होंने स्थानीय चेहरों को इसलिए खड़ा किया है ताकि हार का ठीकरा उनके सर पे पड़े और महफूज रखे मोदी जी अमित शाह को। ये रक्षा कवच बनाने की तैयारी है भाई। पोस्टर बदलने लगी, चुनावी रैलियां रद्द करने लगी। चुनाव के बीच में आकर के रणनीति बदलने से जनाधार आपको नहीं मिलेगा। हार की जिम्मेदारी जो बेचारे गरीब हमारे बिहार के भाजपा नेतागण हैं, उन पर देने की तैयारी हो रही है। हालांकि एनडीए इसे विरोधियों का शिगुफा करार दे रही है और इसे महज रणनीति का एक हिस्सा बता रही है। लोग मोदी जी को साथ देंगे, बीजेपी को साथ देंगे, ये हमारा विश्वास है। बाकी छोटी मोटी इश्यूज के बारे में ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोशिश चल रही है, मगर लोग जो समझदार है। ये तो चुनाव की रणनीति का पार्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, लेकिन बिहार का जहाँ तक सवाल है, हम हैं बिहार के नेता, हम सब लोग हैं। कई तरह के पोस्टर छपते हैं चुनाव में और उसमें अलग अलग समय पर छपता है, ये स्ट्रेटजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वहीं पटना एयरपोर्ट पर पीएम के पोस्टर मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और नोटिस का उचित जवाब न देने की सूरत में एयरपोर्ट प्रबंधन के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल महागठबंधन ने इन पोस्टरों पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग के आदेश पर इन्हें हटा लिया गया था। शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव की 1/3 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब तक 81 सीटों पर पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़े मत प्रतिशत को अपने पक्ष में बताने की होड़ लग गई है। एनडीए इसे सत्ता में बदलाव की लहर बता रही है, तो महागठबंधन का कहना है कि नीतीश सरकार के काम से उत्साहित लोगों ने मत प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार में पहले और दूसरे दौर के चुनाव में मतदाता उमड़ पड़े। उत्साह का आलम ये था कि पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले चरण में 2010 की तुलना में करीब 4% और दूसरे चरण में 3% ज्यादा वोट पड़े। खास बात ये रही कि महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मतदाता किसके लिए निकले। महागठबंधन कह रहा है कि दलित पिछड़ों और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी की वजह से मत प्रतिशत बढ़ा। महागठबंधन बहुत निर्णायक बहुमत के साथ वापस आ रहा है। बीते 20 वर्षों में मैंने कम से कम दलितों, पिछड़ों, सवर्ण गरीबों की ऐसी गोलबंदी कभी नहीं देखी और वो प्रथम चरण में परिलक्षित हुआ। द्वितीय चरण में और भी बेहतर ढंग से सामने आया। जो प्रथम चरण का ट्रेंड है वो दूसरे चरण में और गहराता जा रहा है महागठबंधन। जबकि बीजेपी का कहना है कि लोगों ने सत्ता में बदलाव के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। कि एनडीए ने विरोधी गठबंधन पर भारी बढ़त हासिल की है। बिहार की जनता की जो व्याकुलता है इस सरकार को अविलंब सत्ता से हटाने का, उस व्याकुलता ने ही इस मत प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया है। जानकारों की माने तो एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जोरदार प्रचार ने लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों ही तरफ से व्यक्तित्व की मुखरता और उसका आकर्षण लोगों के बीच, इसने काफी लोगों को एग्रेसिव तरीके से वोट करने को प्रोत्साहित किया है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष के लिए तो फिलहाल 8 नवंबर तक नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा है कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार में विश्वास दिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसे बिहार की जनता खारिज करेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सौहार्द की रही है। क्या लगता है, बिहार में परिवर्तन की जरूरत है या फिर एक बार नीतीश कुमार? मेरा ख्याल से देश के परिवर्तन की जरूरत है और वो परिवर्तन बिहार से होगा। देश की जनता मानती है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है और यहाँ परिवर्तन पर मोहर लगेगी। नीतीश की सरकार दोबारा आएगी। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जो गरीब तबका था, जो कभी भी झोला लेकर खड़ा हो जाता था चुनाव लड़ने में, वो अब चुनाव लड़ पाएगा? जिस तरीके से प्रचार की सामग्री बन रही है। हमने सुना है कि बीजेपी के जितने भी धनाढ्य पूंजीपति लोग हैं वो अपने अपने जहाज़ों से यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया लेकर बैठ गए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि बिहार की जनता बहुत अना वाली है।
वो अपने आप को शायद जब देखेगी कि हमें को खरीदने आ रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव जो है नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो गया है, क्योंकि बिहार में कोई उनका लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस विचार के साथ में है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बेशक गिनतियों से नहीं होता, सोच से जो है जिस विचार को, जो महात्मा गांधी का विचार है। और आज जो है अगर वो जेडीयू हो या अगर वो आरजेडी हो तो वो भी उसी गांधी को मानने वाले हैं। इस बार क्या लगता है युवा किधर जाएंगे? युवा समझदार है। जब युवा की बात करते हैं तो युवा ऊर्जावान होता है। जवान जो है हमेशा ये देखता है कि उसके लिए मेरे समाज में मेरा क्या कर्तव्य है, और इस समाज के अंदर बिहार के लिए अगर उसके साथ 2014 में धोखा हुआ है तो उस धोखे का बदला लेगा। बिहार के सिवान जिले में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। सिवान वैसे तो आरजेडी का गढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय लोग अब चुनाव में विकास की आस में मतदान की तैयारी में हैं। 8 विधानसभा सीटों वाले सिवान में चौथे चरण के तहत 1 नवंबर को मतदान होना है। सिवान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली के रूप में पहचाना जाता रहा है, लेकिन बाद में यह जिला यहां से आरजेडी सांसद रहे और कई अपराधों में जेल की सजा काट चुके शहाबुद्दीन की वजह से चर्चा में रहा। सिवान में दाखिल होने पर कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे मुखर रूप से नजर आता है। हालात कुछ बदले हैं, लेकिन इसके पहले जो हालात थे, कब किसकी हत्या कर दी जाएगी और सिवान शहर में कब बम का प्रहार हो जाएगा। दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, वीरान लगता था सिवान, लोग यहाँ आने से डरते थे। बिहार के पश्चिम में स्थित इस जिले में समस्याओं की कमी नहीं है। न यहाँ अच्छा अस्पताल है, न सड़कें और न ही रोजगार, लेकिन चुनाव आते आते जाति का मुद्दा इन सब पर हावी हो जाता है। विकास के मामले में भी सिवान काफी पीछे रहा। सिवान में पूर्व में भी कई औद्योगिक इकाइयां जनबद्ध थी, जिसको चलाने के लिए, जिसको संचालित करने के लिए, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास सिवान के किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं किया। 8 विधानसभा सीटों वाले सिवान में 2010 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आरजेडी और जेडीयू के साथ आने से समीकरण बदल गए हैं। इंडस्ट्रीज के लिए हमारी सरकार ने काफी प्रयास भी किया है, और जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, उसमें सरकार ने काफी प्रोत्साहन किया है। कोई भी सरकार रही हो, इस क्षेत्र के प्रति और इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है और इसके से थोड़ा भी चिंतित नहीं रही है। सिवान जिले में करीब 16 लाख मतदाता है, जिनमें ज्यादा संख्या किसानों की है, और उनकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल। जनता इस चुनाव से जिले की किस्मत बदलने की उम्मीद लगाए हुए है। रविंद्र सिंह शुरण, राज्यसभा टीवी। पूर्वी बिहार के मधेपुरा जिले में बिजली सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ छात्र पढ़ने के लिए और किसान सिंचाई के लिए बिजली से महरूम है। यही वजह है कि इस बार यहाँ जनता बिजली को लेकर राजनेताओं से पिछले 10 साल का हिसाब लेने के मूड में नजर आ रही है। बिहार के मधेपुरा जिले में आज भी लोग बिजली की एक झलक पाने को मोहताज हैं। छात्र लालटेन में पढ़ाई करने को विवश हैं, तो दूसरी ओर पंपिंग सेट और बोरिंग मशीन बिना बिजली के बंद हैं, जिससे किसान परेशान हैं। आलम यह है कि किसान निजी पंप मालिकों को 2 गुना किराया देकर सिंचाई करने को मजबूर है। 2 पोस्ट के लिए अभी तक बिजली नहीं है हमरा गांव में। अब विधानसभा चुनाव आते ही लोग सड़कों पर हैं। नेताओं को भी प्रचार में जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता इस बार पिछले 10 सालों का हिसाब मांगने के मूड में है। पिछली बार मधेपुरा विधानसभा सीट से आरजेडी के चंद्रशेखर चुनाव जीते थे, लेकिन नेताओं के भी अपने अपने दावे हैं। यहाँ बिजली के अभाव में काफी कठिनाई हो रही है, और यहाँ अगर ये बोरिंग चालू हो जाती तो यहाँ 500 एकड़ जमीन का पटवन ढंग से होता। बिजली अगर रहती तो बिजली के चलते जो स्टेट बोरिंग बना हुआ है, जो पीएचडी का जो बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ है, आज वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। तो उधर प्रशासन के भी अपने अलग तर्क है। नहीं, बिजली के लिए जो कार्यक्रम है वो ऑलरेडी पूरा तैयार पहले ही किया जा चुका है। 4 विधानसभा सीटों वाले मधेपुरा जिले में 5वें यानी आखिरी चरण के तहत 5 नवंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैशाली की महुआ विधानसभा सीट पर इस बार सबकी निगाहें हैं।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव मैदान में हैं, जबकि एनडीए ने मौजूदा विधायक रविंद्र राय को उतारा है। ऐसे में यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार में जुटी ये हैं लालू यादव की बेटी मीसा भारती, जो अपने भाई तेज प्रताप यादव के लिए जनता से वोट मांग रही हैं। तेज प्रताप महुआ विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार हैं। मीसा भी मानती हैं कि महुआ में विकास की बहुत जरूरत है, मगर ये भरोसा दिलाना नहीं भूलती कि तेज प्रताप यहाँ की समस्याएं दूर करेंगे। हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार तेज प्रताप यादव है, उसको आप लोग वोट देके चुनाएं। अब महुआ के लोग तेज प्रताप को अगर अपनी विश्वास तेज प्रताप में दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं एक बहन होने के नाते, मैं पार्टी के नाते नहीं करी, मैं एक बहन होने के नाते मुझे लगता है कि तेज प्रताप इस समस्या से जरूर निजात मिलेगी। अब बाहर हुजूम देख रहे हैं महुआ में, महागठबंधन में क्या जीत होने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू के टिकट पर रविंद्र राय जीते थे, लेकिन इस बार वो एनडीए प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तेज प्रताप जी को तो छोड़ दीजिए, उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी को हम चुनौती देते हैं कि महुआ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम ही से खुला बहस हो कर ले, और 35 वर्षों में वो क्या किए और 3.5 वर्षों में के कार्यकाल में मैंने क्या किया, उस पर बहस हो जाए और लोग उस पर फैसला कर देंगे। चुनावी मौसम में यूं तो विकास के वादे सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जनता बुनियादी जरूरतों के साथ समस्याओं का हल चाहती है। विकास चाहिए, शिक्षा, पानी, रोजगार, युवा को, और क्या चाहिए, जातिवाद का खत्म। ये विधानसभा चुनाव महुआ की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की जनता इस बार चुनाव में कई समस्याओं से निजात चाहती है। साथ ही साथ ये चुनाव महत्वपूर्ण है लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए। उनके बड़े बेटे का राजनीतिक भविष्य यहाँ से तय होगा। 1990 के बाद से महुआ में आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार ही जीते हैं, लेकिन इस बार लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी, महुआ। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास पेशकश आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे भी। नमस्कार।